मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम न्याय दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है उस ज्ञान मीमांसा की हम चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा में मुख्य रूप से हम जो न्याय दर्शन का जो प्रमाण शास्त्र है, न्याय दर्शन कितने प्रमाण को मानता है और इन प्रमाणों के प्रकार क्या है, इनकी विस्तार से चर्चा करने से पूर्व हम न्याय दर्शन की जो ज्ञान का सिद्धांत है, यानी जो ज्ञान का स्वरूप है वो किस प्रकार से है, उसकी हम चर्चा आज इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत करेंगे। आप लोगों का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। पिछले वीडियो में हमने न्याय दर्शन के 16 पदार्थों की चर्चा की थी। निश्चित रूप से आपको 16 पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, आपको समझ में भी आए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि न्याय दर्शन की जो ज्ञान का स्वरूप है वो वास्तव में ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से। इसके बाद में हम न्याय दर्शन के प्रमाणों को लेंगे और न्याय दर्शन में 4 प्रमाण हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। आज हम यहाँ देखते हैं कि न्याय दर्शन का जो ज्ञान का स्वरूप है वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार इसको मानते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है, एक व्यापक अर्थ और एक संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ में यह यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान का सूचक है। इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। रात्रि के समय एक व्यक्ति रस्सी को देखकर रस्सी समझता है और दूसरा रस्सी को देख करके उसी रस्सी को सांप समझता है। यद्यपि यह ज्ञान दोनों को हो रहा है, फिर भी दोनों के ज्ञान में इसलिए अंतर है कि एक को यथार्थ ज्ञान हो रहा है और दूसरे को अयथार्थ ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान के रूप में होता है, परंतु इसके विपरीत संकुचित अर्थ में ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का ही एकमात्र बोधक होता है। न्याय दर्शन में ज्ञान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप प्रकाश में माना गया है, यानी ज्ञान जो है प्रकाश में होता है। ज्ञान का स्वरूप है किसी वस्तु को प्रकाशित करना। जिस प्रकार दीपक समीपस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करता है। तर्क कौमुदी में कहा गया है कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निहित होता है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह वस्तु प्रकाशन यथार्थ और अयथार्थ दोनों ज्ञान हो सकते हैं। उपयुक्त विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि ज्ञान का कार्य ज्ञेय वस्तुओं को प्रकाशित करना है, यानी ज्ञान वास्तव में वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना है उन वस्तुओं को प्रकाशित करता है। तो ये यहाँ पर यथार्थ ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान के संबंध में दूसरी उल्लेखनीय तथ्य ये है कि ज्ञान हमारे कार्य का एक आधार है। मनुष्य सही या गलत ज्ञान के आधार पर ही कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान को सभी व्यवहार का जनक माना जाता है। ज्ञान के संबंध में तीसरी बात यह है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। नॉलेज इज एट्रीब्यूट ऑफ सोल। न्याय के अनुसार ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है, यानी वास्तव में ज्ञान जो है ज्ञाता और ज्ञेय का जो संबंध है उसे हम ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करना है वह ज्ञाता है, यानी जिसको ज्ञान प्राप्त होना है उसको ज्ञाता कहते हैं, और जिस विषय का ज्ञान होना है उसको विषय कहते हैं, वह ज्ञेय है। बिना आत्मा अर्थात ज्ञाता के ज्ञान संभव नहीं है, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई होना चाहिए, और वो जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो आत्मा है, जिसे ज्ञाता कहते हैं। जब आत्मा ज्ञेय के संपर्क में आते हैं तब ज्ञान संभव होता है। ज्ञेय का मतलब वह विषय जिसका ज्ञान प्राप्त होना है। तो आत्मा ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान के संबंध में कुछ बिंदुओं को स्मरण रखना अपेक्षित है। जैसे ज्ञान वस्तु प्रकाशक है, यानी ज्ञान जो है वस्तु को प्रकाशित करता है।
दूसरा, ज्ञान हमारे व्यवहार का आश्रय। हमारा जो व्यवहार है उसका आश्रय क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान आत्मा का गुण है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो ज्ञान है वो प्रमार अप्रमा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है, वो ज्ञान के आधार पर ही हम इसको सिद्ध करते हैं। यथार्थ जो ज्ञान है उसको प्रमा कहा जाता है। वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है, प्रमा है। और रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण करना प्रमा है। घड़े को घड़े के रूप में ग्रहण करना प्रमा है। स्मृति यानी मेमोरी को प्रमा का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। अब मेमोरी वास्तव में होती क्या है, स्मृति क्या है? पहले के ज्ञान का स्मरण, स्मृति यानी पूर्व में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका हमें वर्तमान में जो स्मरण हो रहा है उसको स्मृति कहते हैं। तो इस स्मृति को प्रमा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रमा यथार्थ ज्ञान है। अनुभव, एक्सपीरियंस वह ज्ञान है जो स्मृति से भिन्न है। यथार्थ अनुभव प्रमा है। चूंकि स्मृति का अनुभव नहीं होता है इसलिए स्मृति प्रमा नहीं है। और अयथार्थ ज्ञान को प्रमा अप्रमा की संज्ञा से अभिहित किया गया है। जो अयथार्थ ज्ञान है उसको अप्रमा कहा जाता है। अनुभव दो प्रकार का होता है, तो यथार्थ और एक अयथार्थ। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा गया है, इसके विपरीत अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहा गया है। संशय, भ्रम, तर्क अप्रमा की कोटि में आते हैं। जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व वस्तु में नहीं होता है, तो ये संशय, भ्रम, तर्क और स्मृति अप्रमा है। और जो ज्ञान, जो यथार्थ जो ज्ञान होता है, वास्तविक जो ज्ञान होता है उसको प्रमा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से यह प्रमा और अप्रमा का जो स्वरूप है वो उसकी हमने यहाँ चर्चा की है। अब हम ये देखते हैं कि ज्ञान जो है वह ज्ञान अप्रमा है जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। रस्सी है, रस्सी को रस्सी समझना प्रमा ज्ञान है और रस्सी को सांप समझना अप्रमा ज्ञान है। तब ये ज्ञान जो है, जब रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं तो उसको अप्रमा है, क्योंकि रस्सी में सांप का गुण समाविष्ट नहीं होता है, अर्थात रस्सी सांप नहीं है। पीलिया के रोगी का शंख को पीला देखना अप्रमा है और इसके विपरीत शंख को सफेद रूप में देखना प्रमा है। तो ये प्रमा है प्रमा का कि यथार्थ वास्तव में जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही रूप में उसका ज्ञान प्राप्त होना तो प्रमा कहलाता है। और जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं दे करके किसी दूसरे रूप में दिखाई देती है, तो उस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको हम अप्रमा ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। संशय, डाउट, ये अनिश्चित ज्ञान है। जब मन में दो कोटियों के बीच विद्यमान दिखाई देता है, मन जो है दो कोटियों के बीच में उलझ जाता है, तब वह संशय है। अब यह आदमी है या खंबा? दूर दराज स्थिति में कोई खंबा खड़ा है और उसको देखकर कहते हैं, हमें क्लियर स्पष्ट नहीं होता है कि आदमी या खंबा है, लेकिन मन जो है उलझन में पड़ जाता है, जदोजहद में पड़ जाता है कि वो आदमी या खंबा है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो उपरोक्त ज्ञान संशय का उदाहरण। तो ये संशय है, भ्रम, इल्यूशंस, अयथार्थ प्रत्यक्ष से रस्सी को सांप के रूप में देखना भ्रम कहलाता है, मिथ्या ज्ञान जिसको कहते हैं। तर्क के द्वारा किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कोई बात है, कोई सिद्धांत है, उसके बारे में परोक्ष ढंग से उसको सिद्ध करने का जो प्रयास होता है उसको तर्क कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से धुआं को देखकर कहता है कि वहाँ आग है। जब उसका प्रतिपक्षी इसका विरोध करता है और वह कहता है कि यदि आग नहीं रहती तब धुआं भी नहीं होता, इसे तर्क कहा गया है। तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि तर्क से निश्चित ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसे अप्रमा की कोटि में रखा जाता है। तर्क से वास्तविक जो वस्तु है उसका संपर्क यानी यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। हम तर्क के माध्यम से किसी जो वस्तु जो दिखाई नहीं देती है उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उसको उस प्रकार का जो ज्ञान होता है
उसको अप्रमा की कोटि में ही रखते हैं। तो उपयुक्त विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में ग्रहण करना प्रमा है। और प्रमा की 3 विशेषताओं का न्याय दर्शन में निरूपण हुआ है। प्रमा की पहली विशेषता है कि प्रमा में वास्तव में क्या क्या होना चाहिए। अनुभवत्व, प्रेजेंटेटिवनेस। मान लीजिए कि हमें घड़े का जो हमारे सामने विद्वान है साक्षात अनुभव हो रहा है, इसलिए वह प्रमा है। प्रमा की दूसरी विशेषता है असंदिग्धत्व, डेफिनिटेशन। असंदिग्ध, किसी संदेह नहीं होना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण में घड़े का असंदिग्ध रूप से अनुभव हो रहा है, यानी कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए इसे प्रमा की कोटि में रखा जाता है। प्रमा की तीसरी विशेषता है यथार्थत्व, यथार्थ होना चाहिए, फेथफुलनेस। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार हमें घड़े का निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, भाई प्रमा है। तो प्रमा में हमें 3 प्रकार की बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि प्रमा में एक तो अनुभवत्व यानी अनुभव होता है, असंदिग्ध होना चाहिए और यथार्थ होना चाहिए। तो जिसमें अनुभव हो रहा है, असंदिग्ध है और यथार्थ है, ऐसा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रमा की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और प्रमा जो है यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार का संदेह, डाउट या संशय नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रमा और अप्रमा के बारे में यहाँ इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। अब प्रमा के जो प्रकार है, फॉर्म्स ऑफ प्रमा, तो प्रमा के हम 4 प्रकार की होते हैं। ये जो 4 प्रकार की जो प्रमा है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। प्रमा की प्राप्ति जिस साधन के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। जैसा कि हम अब प्रमाणों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो प्रमाणों का ये पूर्व अध्ययन है कि 4 प्रकार की जो प्रत्यक्ष, अनुमति, शब्द और उपमति होती है, ये प्रमा की प्राप्ति जिसके साधन के द्वारा होती है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण 4 है और ये है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये 4 प्रमाण जो प्रमाण मीमांसा है, इसको ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पर प्रमाणों की विस्तार से चर्चा की गई है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में 6 प्रमाण माने गए हैं। उन 6 प्रमाणों में से 4 प्रमाण तो न्याय दर्शन मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। जो दो प्रमाण है, जो दूसरे जो 2 प्रमाण है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, वो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन उनको मानते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल 6 प्रमाण हैं। कोई 2 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 6 के 6 प्रमाण मानता है। हम एक एक दार्शनिक परंपराएं जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन कितने प्रमाण मानता है। तो उसी संदर्भ में न्याय दर्शन जो है 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये आपको ध्यान विशेष रूप से ध्यान रखना है और उनकी विस्तार से हमको अध्ययन करना है। अब प्रमा के अंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रमा। प्रमा के वास्तव में जो प्रमा जो ज्ञान होता है उसके जो अंग है, वो महत्वपूर्ण जो अंग है, वो 3 महत्वपूर्ण अंग है। ये इन 3 महत्वपूर्ण अंगों का होना अति आवश्यक है। जैसे प्रमाता, नोयर, ज्ञान आत्मा का गुण है। यथार्थ ज्ञान प्रमा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो वो जो ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, जिसको प्रमाता बोलते हैं, नोयर कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं, जिसको ज्ञान हो रहा है। प्रमा की उत्पत्ति के लिए किसी चेतन मनुष्य का रहना अत्यावश्यक है, और वो जो चेतन मनुष्य है वो चेतना है जिसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है सॉरी, उसको प्रमाता कहते हैं। और ये प्रमाता जो है यहाँ आत्मा के रूप में मानते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रमेय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान किसी न किसी विषय का होता है। प्रमाता को शून्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रमाता मीन्स
ज्ञान प्राप्त करने वाला। तो प्रमाता को ज्ञान की अनुभूति तभी होती है जब कोई न कोई विषय हो। दूसरे शब्दों में ज्ञान की सार्थकता के लिए कुछ विषय का रहना अनिवार्य है। ज्ञान के विषय को ही प्रमेय कहा जाता है, जिनका ज्ञान प्राप्त होना है। जो विषय है, जो ज्ञान के विषय जिनका हमें ज्ञान प्राप्त होना है, या हमें का मतलब प्रमाता का मतलब आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त होना है, वो जो विषय है उसको प्रमेय कहा जाता है। तीसरा, प्रमाण, सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाता और प्रमेय के रहने के बावजूद ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान का कोई साधन नहीं हो। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने बात की है, प्रमा के जो 3 महत्वपूर्ण अंग रहते हैं, तभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रमाता यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला होना चाहिए। प्रमेय जिसका ज्ञान प्राप्त होना है, वो विषय वो मौजूद होना चाहिए। और प्रमाण यानी प्रमाण होना चाहिए जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होना है। तो ज्ञान प्रमा के लिए ये 3 अंगों का होना अनिवार्य है। तो ज्ञान के विभिन्न प्रकारों जिनकी चर्चा ऊपर हम की है, उनको एक तालिका के माध्यम से पूरे ज्ञान को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो तालिका है जिसमें ज्ञान है, अब ज्ञान चूँकि 2 प्रकार का हम मान सकते हैं, अनुभव और स्मृति। अनुभव ज्ञान, अब ये अनुभव भी 2 प्रकार का होता है, एक तो यथार्थ होता है और एक अयथार्थ होता है। ये जो स्मृति है, स्मृति को हमने आप लोगों को बताया कि जो पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी वर्तमान में स्मरण होना स्मृति कहलाता है। और ये जो स्मृति है वो अयथार्थ ज्ञान है, अप्रमा के अंतर्गत आती है। अब अनुभव भी 2 प्रकार का होता है, एक तो यथार्थ अनुभव होता है, एक अयथार्थ अनुभव होता है। जो यथार्थ अनुभव है जिसको हम प्रमाक बोलते हैं, और जो अयथार्थ अनुभव है उसको अप्रमाक बोलते हैं। प्रमा का मतलब यहाँ हमने पूर्व में इस वीडियो के अंतर्गत कह की जो यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है, उसको हम प्रमा बोलते हैं। अब ये प्रमा जो है या यथार्थ प्रमा जो है 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमति, शब्द और उपमति। तो ये चारों के चार जो है प्रमाण के बारे में बात करते हैं कि जो न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानते हैं, उसी के संदर्भ में कि यथार्थ 4 प्रकार से हो सकता है। प्रत्यक्ष, अनुमति मीन्स अनुमान, शब्द शब्द और उपमति मतलब उपमान प्रमाण। तो इसी के अंदर कर हम 4 प्रमाणों के अध्ययन करेंगे। अयथार्थ प्रमाण, अयथार्थ प्रमाण को हम अप्रमा कहते हैं, चूँकि स्मृति भी अप्रमा है। और इसके बाद में जो अयथार्थ प्रमाण है, ये 3 प्रकार के माने जाते हैं, संशय, भ्रम और तर्क। ये जो संशय, भ्रम और तर्क है, ये भी अप्रमा है, इनको यथार्थ ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस इनमें फॉलो नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने आज ये न्याय दर्शन की जो ज्ञान का जो स्वरूप है, उस ज्ञान के स्वरूप की चर्चा विशेष रूप से आज इसमें की है। निश्चित रूप से आपको प्रमा और अप्रमा के बारे में या ज्ञान का जो स्वरूप है जो न्याय दर्शन मानता है वो आपको समझ में आया होगा। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से न्याय दर्शन के जो ज्ञान का स्वरूप है, प्रमा और अप्रमा का जो स्वरूप है, वो आपको समझाने का प्रयास किया है। अब अगले वीडियोज़ में हम आपको जो 4 प्रमाण हैं, उन चारों प्रमाणों की एक एक करके व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व हमने न्याय दर्शन के 16 पदार्थों की चर्चा की थी। तो इन वीडियो को आप बार बार देखें और निश्चित रूप से आपको न्याय दर्शन के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। और हम जो कुछ यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस की अनुरूप ही आपको इन वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि आप ध्यान से इन वीडियो को पढ़ें, सुने और बुक्स के माध्यम से भी आप अध्ययन करें। आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज होगी और निश्चित रूप से आपका सिलेबस जो है अच्छी तरह से कवर होगा। धन्यवाद।